डियर स्टूडेंट्स, मैंने 20 तक क्वेश्चंस जो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस 1 to 20 तक कर चुका हूँ दूसरे वीडियोस में। उनके लिंक मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप उसके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे 21 क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने उसमें बताया है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने के इंपॉर्टेंस तीन बेनिफिट्स हैं। एक तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि एनसीईआरटी के एज इट इज़ क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं। और तीसरी बात यह है कि कॉम्पिटिशन्स के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। कॉम्पिटिशन्स में भी सेम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो अब 21st क्वेश्चन में कह रहा है द फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन्ड व्हेन डाइनाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म द डिफरेंट कंपाउंड्स। 14 ग्राम नाइट्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, 14 to 32 से रिएक्ट करता है, और नेक्स्ट कंपाउंड में 28 ग्राम 32 से, और नेक्स्ट में 28 80 ग्राम से। तो हम इसमें क्या करते हैं कि नाइट्रोजन की क्वांटिटी फिक्स कर दें, ठीक है। N2 में अगर 14 ग्राम N2 फर्स्ट वाले केस में लेते हैं तो O2 आ रहा है 16। सेकंड वाले में अगर इसको 14 लेते हैं तो इसमें भी 32 आ रहा है। इसमें अगर 28 का 14 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 16, और इसको अगर 14 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो इसको जब हमने फिक्स कर दिया तो इसकी आपस में रेशियो क्या है, 16 से डिवाइड करेंगे तो 16/16 इज इक्वल टू 1, 32/16 इज इक्वल टू 2, 16/16 इज इक्वल टू 1, एंड 40/16 इज इक्वल टू हाउ मच। इसको हम डिवाइड करेंगे, है ना। 4 से काटा तो 4 है, ये 10 हो गया, तो 5/2 हो गया। इज़ इट ओके? तो 2.5 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो होल नंबर रेशियो में अगर लेंगे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको सबको 2 से कर दिया तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 5 हो गया। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस लग रहा है कि व्हेन 2 or more than 2 compounds elements react to form 2 or more than 2 compounds, then the mass of one of the elements that reacts with the fixed mass of other element bear simple whole number ratio। इनमें सिंपल होल नंबर रेशियो आ रही 2:4:2:5, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को इसने पूछा विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डज इट ओबे, तो इट ओबेज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, इट ओबेज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ठीक है। और ये लॉ क्या कहता है इसको अभी मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। फिर से समझा देता हूँ। 14 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 14 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 16 ग्राम ऑक्सीजन से। दूसरे कंपाउंड में 14 ग्राम 32 से कर रहा है। दूसरे में 28 इज़ रिएक्टिंग विद 32 ग्राम, और फोर्थ में 28 इज़ रिएक्टिंग विद 40। तो अगर सब में 14 कर दें नाइट्रोजन, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 16 से कर रहा है, यहाँ पे 14 32 ग्राम से कर रहा है, यहाँ पे 14 जो है 16 से कर रहा है, और यहाँ पे 14 ग्राम 40 ग्राम से कर रहा है, ठीक है। रेशियो लेना है इसमें, तो 16 से डिवाइड किया 1 2 1, और यहाँ पे 16 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 5/2, दैट इज़ इक्वल टू 2.5। तो इसको होल नंबर में करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये शो कर रहा है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस फॉलो हो रहा है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या है वो मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस को यहाँ पे लिख देता हूँ। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस states that when two elements combine to form two or more than two compounds, then the masses of one of the elements that combines with the fixed mass of other element
बियर सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है। जो फिक्स्ड मास से रिएक्ट कर रहा है दूसरा एलिमेंट का मास, उसमें आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो होगी। ये बात लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस कहता है, ठीक है। 21 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उसको हटाते हैं। अब 21 क्वेश्चन का बी पार्ट करते हैं। 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में और फिर कन्वर्ट करना है 1 किलोमीटर को पिकोमीटर में। तो इसमें 1 किलोमीटर को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मीटर में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ किलोमीटर ले लिया, 1 किलोमीटर में कितने मीटर है, 1000 मीटर है। और यहाँ पे 1 मीटर ले लिया, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर है, 10 मिलीमीटर है, ठीक है। तो ये मिलीमीटर मिलीमीटर से कट गया, ठीक है। किलोमीटर किलोमीटर से कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से, तो मिलीमीटर बच गया। दिस इज़ इक्वल टू 10 टू पावर 6 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहाँ 10 टू पावर 6 आ जाएगा। अब पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है, 1 किलोमीटर को लिख सकते हैं, यहाँ किलोमीटर ले लिया, इसमें हमारे मीटर हो गए 1000 मीटर है, ठीक है। और हमें मालूम है 1 पिकोमीटर में 10 टू पावर -12 मीटर होते हैं, ठीक है। तो किलोमीटर किलोमीटर से कट गया, मीटर मीटर से कट गया, तो पिकोमीटर में बचा। दिस इज़ इक्वल टू, ये ऊपर ले गए, तो 10 टू पावर 15 पिकोमीटर हो जाएगा। 1 किलोमीटर बराबर 10 टू पावर 15, यहाँ पे 10 टू पावर 15 पिकोमीटर आ गया, ठीक है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर 6 मिलीमीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर 15 पिकोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया पहला पार्ट, इसको हटा देते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में इसने क्या दिया है, 1 मिलीग्राम को केजी में करना है। 1 मिलीग्राम इंटू यहाँ पे मिलीग्राम ले लेंगे और यहाँ पे ग्राम ले लेंगे। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, ठीक है। और हमें केजी में लाना है और यहाँ पे ग्राम ले लेंगे और ऊपर केजी ले लेंगे। और 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो मिलीग्राम से मिलीग्राम कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, केजी बच जाएगा। दिस इज़ इक्वल टू 10 टू पावर -6 केजी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 टू पावर -6 केजी। नैनोग्राम में करना है, 1 मिलीग्राम को पहले ग्राम में ले लेते हैं। 1 ग्राम में कितने हैं, 1000 मिलीग्राम है, ठीक है। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम है। अब नैनोग्राम में जाना है, तो यहाँ ऊपर नैनोग्राम लिख लो। 1 नैनोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, -9, 10 टू पावर -9 ग्राम इज इक्वल टू 1 नैनोग्राम। तो मिलीग्राम मिलीग्राम से कट गया, ग्राम ग्राम से कट गया, तो ये आपका रह जाएगा 10 टू पावर -6, ऊपर चला जाएगा 10 टू पावर 6 नैनोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 टू पावर 6 नैनोग्राम। 1 नैनोग्राम होता है 10 टू पावर -9 ग्राम, ये याद रखना है। 1 नैनोग्राम या 1 Ng इज इक्वल टू 10 टू पावर -9 ग्राम, ठीक है। तो मिलीग्राम को हमने ग्राम में करा, तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। फिर 1 नैनोग्राम में 10 टू पावर -9 ग्राम होता है। अब देखा बचा क्या, 10 टू पावर -6 नीचे बचा, ऊपर लेगा तो 10 टू पावर 6 नैनोग्राम हो गया। तो ये वाला सेकंड पार्ट भी हो गया, इसको भी हटा दें। अब थर्ड वाले पार्ट को देख लेते हैं। थर्ड वाले पार्ट में कह रहा है 1 मिलीग्राम को लीटर में, 1 मिलीलीटर को लीटर में। तो 1 मिलीलीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, लीटर के टर्म्स में करना है। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो मिलीलीटर मिलीलीटर कट गया, तो बचेगा 10 टू पावर -3 लीटर। 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर -3 लीटर। इसको DM³ में भी करना है। हमें मालूम है 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू, यहाँ 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। और 1 DM³ में 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो इन दोनों का अगर क्यूब ले लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू DM³ ऊपर हो जाएगा और 1000 सेंटीमीटर क्यूब नीचे हो जाएगा, ठीक है।
ये 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 सेंटीमीटर ये जो आया है, ये ऊपर 1 सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ 1 मिलीलीटर है और ये 1 मिलीलीटर कट जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर, तो 10⁻³ dm³ हो जाएगा, 10⁻³ dm³। ठीक है, 1 मिलीलीटर बराबर 10⁻³ लीटर एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 10⁻³ dm³। ओके जी, तो ये हमने आपको 21st का सेकंड पार्ट के तीनों पार्ट करके दिखा दिए। इसको हटा देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग ने 21st क्वेश्चन कर लिया था। अब 22nd क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इज दिस, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 2 नैनो सेकेंड्स। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड कितनी है 3.0 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड एंड टाइम कितना है, हमें टाइम दिया 2 नैनो सेकेंड्स, तो इसको हम 1 नैनो सेकेंड बराबर होता है 10⁻⁹। ठीक है, तो ये 2 से इसको कर दिया 6 × 10⁻⁻1। ठीक है, तो दिस इज़ इक्वल टू 0.6, ये नैनो सेकेंड था। ठीक है, 0.6, 0 भी ले सकते हैं इनकी वजह से, मीटर्स। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दिया है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड और 2 नैनो सेकेंड्स में निकालना है और 1 नैनो सेकेंड में होते हैं 10⁻⁹ सेकेंड्स। ठीक है, तो ये नैनो सेकेंड कट गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10⁻⁻1 बचेगा, 10⁻⁹ और 8, 10⁻⁻1, 3 × 6 आ गया, तो 0.600 मीटर लिख सकते हो। ठीक है, इतने मीटर डिस्टेंस कवर करेगी लाइट 2 नैनो सेकेंड्स में। अब ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट वाला है 23rd क्वेश्चन है, इसके अंदर ये कह रहा है कि ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसको हटा देते हैं 22nd को ताकि ठीक से समझ में आ जाए हमें। क्वेश्चन कह रहा है कि रिएक्शन दिया है A + B2 gives you AB2, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग। इसका एक एटम इसके एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, 300 एटम्स दिए ए के 300 एटम्स दिए, तो बी के 300 मॉलिक्यूल होने चाहिए थे, तो ये कम है, तो बी इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। फर्स्ट पार्ट में बी इज़ लिमिटिंग रिएजेंट, ये कम पड़ जाएगा, जो रिएक्शन में कम पड़ जाएगा। अगर इसका 200 अगर 300 एटम लोगे तो 300 मॉलिक्यूल चाहिए, बट यहाँ पे एटम्स दे रखे हैं 300 और मॉलिक्यूल्स की दिए हैं केवल 200, देयरफॉर बी इज़ दी लिमिटिंग रिएजेंट। फर्स्ट पार्ट में बी लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है 2 मोल्स ऑफ ए एंड 3 मोल्स ऑफ बी। सेकंड पार्ट में जितने मोल्स इसके होने चाहिए उतने मोल्स इसके होने चाहिए। अब इसके तो 2 मोल्स हैं और इसके बी के 3 मोल्स हैं, तो ए कम पड़ जाएगा, तो ए विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। ए इज़ लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ये 3 मोल्स दिया हुआ है, ये ए 1 मोल दिया है, 2 मोल दिया हुआ है, तो कम पड़ जाएगा, जो कम पड़ेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो सेकंड का आंसर ए, जो कम पड़ जाए वो लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, 100 एटम्स इसके दिए हैं, 100 मॉलिक्यूल्स ये दिए बी के दिए हैं, तो कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, तो नॉन लिमिटिंग रिएजेंट नन, नो लिमिटिंग रिएजेंट, इसके अंदर कोई लिमिटिंग रिएजेंट है ही नहीं, नो लिमिटिंग रिएजेंट। थर्ड वाले में कोई भी नहीं, क्योंकि 100 एटम्स इसके अगर हैं तो 100 मॉलिक्यूल्स इसके चाहिए होंगे, वो दिए, तो लिमिटिंग रिएजेंट इन दोनों में कोई भी नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, 5 मोल्स ऑफ ए एंड 2.5 मोल्स ऑफ बी। इसके 5 हैं तो इसके भी 5 चाहिए थे, पर बी के कम दिए, तो बी लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। फोर्थ में बी इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में देखते हैं, ये 2.5 मोल दिया है और ये 5 मोल्स दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, तो ए कम पड़ रहा है, तो ए इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। जो कम पड़ रहा है ये कम पड़ जाएगा, तो ए इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ पे बी कम पड़ रहा था तो बी लिमिटिंग रिएजेंट था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट था वो हमने करके दिखा दिया आपको। इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया। ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2 × 10³ ग्राम एंड 2 रिएक्ट्स विद 1 × 10³ ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि N2 का मास कितना होता है 28 ग्राम, अगर ये हो जाएगा क्योंकि एक का 14 होता है तो 2 × 28 हो गया, और हाइड्रोजन अगर है तो 6 ग्राम हो जाएगा, और ये 17 × 2 = 34 ग्राम हो जाएगा ये। ठीक है, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 6 ग्राम हाइड्रोजन से। हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2 × 10³ ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो 2000 ग्राम हो गया, तो हम कहेंगे 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 6 ग्राम हाइड्रोजन। Therefore 1 gram nitrogen will react with 6/28 gram of hydrogen. Therefore 200 gram of hydrogen of nitrogen, nitrogen 200 gram दिया हुआ है, 2000 gram 2000 gram nitrogen will react with 6/28 into 2000। इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करने पे निकल के आ रहा है 428.6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज़ रिक्वायर्ड। बट आपको हाइड्रोजन दे कितना रखा है 1 kg 1000 ग्राम दे रखा है, तो हाइड्रोजन ज़्यादा दे रखा है, तो हाइड्रोजन इज़ एक्सेस रिएजेंट, नाइट्रोजन इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया क्योंकि नाइट्रोजन कम पड़ेगा, हाइड्रोजन ज़्यादा है। हमें चाहिए था 2000 ग्राम से, तो इतना ही हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाएगा, तो 1000 ग्राम दे रखा है तो ज़्यादा दे रखा है। हाइड्रोजन इज़ एक्सेस रिएजेंट, नाइट्रोजन इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट से हम कैलकुलेट करेंगे कि अमोनिया कितना बना। ठीक है, तो अब इसको यहीं पे हम शो कर देते हैं, इसको हटा दें। विल एनी ऑफ द 2 रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड? यस, हाइड्रोजन विल रिमेन अनरिएक्टेड, क्योंकि हाइड्रोजन का 428.6 ग्राम रिएक्ट करेगा, बचा हुआ नहीं रिएक्ट करेगा, तो वो हम निकाल देंगे कितना रह जाएगा। तो सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको फर्स्ट पार्ट को हम कंप्लीट करते हैं। अमोनिया कितना प्रोड्यूस हो रहा है ये हम ऊपर निकाल देते हैं, ये वाला क्वेश्चन के पार्ट हटा के यहीं पे निकाल देते हैं। हम कहेंगे कि 28 ग्राम नाइट्रोजन होता है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन है, उससे निकालेंगे। 28 ग्राम नाइट्रोजन प्रोड्यूसेस 34 ग्राम अमोनिया, तो 1 ग्राम नाइट्रोजन कितना प्रोड्यूस करेगा 34/28 ग्राम अमोनिया। देयरफॉर 2000 ग्राम नाइट्रोजन कितना प्रोड्यूस करेगा 34/28 इंटू 2000। ठीक है, इसको जब आप डिवाइड करोगे, तो मैंने डिवाइड कर रखा है, तो जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2428.57 ग्राम ऑफ अमोनिया, ये आंसर आ जाएगा, इतने ग्राम अमोनिया बन जाएगा। ठीक है, पहले हमने निकाल लिया कि नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि 28 ग्राम नाइट्रोजन को 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करना है, तो 2000 ग्राम नाइट्रोजन कितने से रिएक्ट करेगा 428, और हाइड्रोजन दे रखा 1000 ग्राम, तो इसमें से 428 ग्राम ही रिएक्ट करेगा और बच जाएगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ज़्यादा है, एक्सेस रिएजेंट हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। फिर हम कहेंगे 28 ग्राम नाइट्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया बनता है, इस रिएक्शन से देख लिया, तो 1 ग्राम से इतना रिएक्ट करेगा, तो 2000 ग्राम से कितना रिएक्ट करेगा 2428.57 ग्राम ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म्ड, तो इतना अमोनिया हमें मिल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट को यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हटा देते हैं। सेकंड पार्ट में विल एनी ऑफ द 2 रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड? यस, हाइड्रोजन विल बी लेफ्ट रिएक्टेड, हाइड्रोजन will remain unreacted। ठीक है, और कितना अनरिएक्टेड रह जाएगा 1000 ग्राम दे रखा था, माइनस हमारा कितना रिएक्ट हुआ था 428.6 ग्राम रिएक्ट करा था, तो बचा कितना कैलकुलेट किया हुआ मैंने 571.4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट अनरिएक्टेड। ठीक है जी,
हाइड्रोजन अनरिएक्टेड रह जाएगा क्योंकि 428.6 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 2000 ग्राम नाइट्रोजन से, तो 1000 ग्राम में से माइनस कर देते हैं क्योंकि 1000 ग्राम नाइट्रोजन हमें हाइड्रोजन दे रखा था, तो बचेगा इतना 571.4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल बी लेफ्ट अनरिएक्टेड। ओके, हटा देते हैं इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछ रहे हैं हाउ आर 0.50 मोल ऑफ Na2CO3 एंड 0.5 मोलर Na2CO3 डिफरेंट। इसमें डायरेक्ट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मोलर लग रहा है तो ये सॉल्यूशन हुआ, ठीक है, और ये 0.50 मोल्स ऑफ Na2CO, ये Na2CO3 है 0.50 मोल्स है, और ये जो है कि 0.50 मोल्स ऑफ Na2CO3 इज़ डिज़ोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है, इसका मतलब है 0.50 मोल्स ऑफ Na2CO3 इज़ डिज़ोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब तो ये है, क्योंकि मोलर लगा हुआ है, ये कैपिटल M मोलर लगा है, और यहाँ पे खाली मोल्स हैं, तो ये कह रहा है कि Na2CO3 जो सॉल्ट है वो हाफ मोल है 0.5 मोल्स, और यहाँ पे ये कह रहा है सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में 0.5 मोल से मोलर Na2CO3 का मतलब है 0.5 मोल्स ऑफ Na2CO3 इज़ डिज़ोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन है और ये सॉल्ट है केवल, तो ये डिफरेंस है इसमें। कैपिटल M लगना का मतलब है कि मोलैरिटी हो गया, तो ये सॉल्यूशन हो गया। अब 26 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ 10 वॉल्यूम्स ऑफ H2 गैस रिएक्ट्स विद 5 वॉल्यूम्स ऑफ O2 गैस, हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर वुड बी फॉर्म। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करा देते हैं, तो क्या होगा, ये बनेगा H2O, ठीक है। अब बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 है तो इसको 2 लगाया, तो यहाँ अगर ये 2 वॉल्यूम्स है तो ये 1 वॉल्यूम है, तो ये 2 वॉल्यूम है। अगर ये 2 मोल्स है तो ये 1 मोल है, तो ये 2 मोल्स है। अगर 1 मोल की वॉल्यूम 1 मानते हैं, 2 मोल्स की 2, 1 की 1, 2 की 2, तो 2 मोल्स 2, अगर 2 वॉल्यूम्स हाइड्रोजन की होगी तो 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन की होगी, तो 2 वॉल्यूम वाटर की होगी, क्योंकि वाटर वेपर कह रहा है गैसियस फॉर्म में, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि अगर इसकी 10 वॉल्यूम ले लें, इसकी 10 वॉल्यूम ले लें, तो ये कितना चाहिए होगा, 5 वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हाउ मेनी वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर वुड बी फॉर्म। अगर जब ये 2 होता है तो ये भी 2 बनता है, तो जब ये 10 होगा तो 10 वॉल्यूम्स ऑफ H2O विल बी फॉर्म। एक तो देख के ऐसे कर सकते हो, उन्हें कैलकुलेट करने के क्या कह सकते हो कि 2 वॉल्यूम्स ऑफ H2 प्रोड्यूसेस 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर gaseous. Therefore, 1 volume of H2 will produce 2/2 volume of H2O. Therefore, 10 volume of H2 will produce 1 into 10, 2/2 1 हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ H2, ठीक है। तो आंसर हो गया 10 वॉल्यूम्स ऑफ H2O विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। हटा देते हैं ये क्वेश्चन, दोनों जितने चाहिए तो उतने उतने हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट्स। पिकोमीटर है तो इसका बेसिक यूनिट मीटर होता है, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 28.7 पिकोमीटर, ठीक है। अब मीटर में इसको कन्वर्ट करना है और पिकोमीटर हटाना है, तो एक पिकोमीटर को देखा जाए तो 10⁻⁻12 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12, ये हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 28.7 इंटू 10⁻⁻12 मीटर्स, और इसको साइंटिफिक मैनर में लेकर 2.87 इंटू 10⁻⁻11 मीटर हो गया, ओके। पिकोमीटर को और एक पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, तो हमें क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना है, बेसिक यूनिट इसकी मीटर होती है लेंथ की, तो इसको 1 पिकोमीटर नीचे ले लिया, 10⁻⁻12 मीटर ऊपर ले लिया, पिकोमीटर कट गया, मीटर बच गया। अब ये माइक्रो सेकेंड्स हैं, तो इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 15.15 माइक्रो सेकेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इनटू माइक्रो सेकेंड्स जो होते हैं
वो 10⁻⁶ सेकंड के बराबर होता है। तो माइक्रो माइक्रो कट गया, तो दिस इज इक्वल टू 15.15 इंटू 10⁻⁶ सेकंड। इसको हम साइंटिफिक मैनर में लिखें तो 1.515 इंटू 10⁻⁵ रह जाएगा सेकंड्स, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इसको पॉइंट को इधर खिसकाएंगे तो 10⁻⁵ रह जाएगा। ओके, इसको मिलीग्राम को ग्राम में करना है, क्योंकि इसको केजी में, सॉरी, इसका बेसिक यूनिट मास का केजी है। टाइम का सेकंड में था और लेंथ का मीटर में था, इसको केजी में करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं 25365 मिलीग्राम को यहाँ पे 1 मिलीग्राम, तो ग्राम में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम है, ठीक है। और केजी में हमें लाना है, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो ये मिलीग्राम से मिलीग्राम कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, तो ये हो जाएगा 25365 इंटू 10⁻⁻6 केजी। पॉइंट खिसका के यहाँ ला रहे हैं, यहाँ से पॉइंट खिसका के इधर ला रहे हैं, तो 2.5365 इंटू 10⁻⁻2 केजी। दिस विल बी आंसर। ये साइंटिफिक मैनर में लिखने का तरीका है, ठीक है। तो पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, नैनो माइक्रो सेकंड्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया, और मिलीग्राम को केजी में कर दिया। ये इनके बेसिक यूनिट्स थे, इसी में करना था। ओके, हटा देते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने यहाँ तक 27 क्वेश्चन तक आपको करके दिखा दिए, बेसिक यूनिट्स में कन्वर्ट करना था वो कर दिया, ठीक है। तो अब आपको हमारे इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में आपको केवल इतना लिखना है, एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है कि व्हाट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट एंड व्हाट इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट एंड व्हाट विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट व्हेन पेपर इज़ बर्नट इन एयर। एयर लिमिटिंग रिएजेंट है या पेपर? एक तो लिखना व्हाट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट, और दूसरा लिखना है अगर हवा में पेपर को जला रहे हैं, ठीक है। मान लो एक ख़राब कॉपी है, रफ़ कॉपी है, बिल्कुल भर गई है, ख़राब हो गई है, तो उसको अगर हम जला रहे हैं हवा में, उसका एक पेज, तो पेपर इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट और एयर। ओके, तो इस क्वेश्चन को हटाते हैं, ठीक है। मेरी वीडियोस को आप लाइक कीजिए और स्टूडेंट्स के साथ भी, अपने साथियों के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने का बेनिफिट मिले। थैंक यू स्टूडेंट्स।